हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। यह वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हम 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं इसी टॉपिक पर, इसी चैप्टर पर, देखिए द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है ना। इससे पहले हमने जितने भी स्ट्रक्चर ऑफ आई था या डिफेक्ट्स ऑफ विजन था या जो भी था इस चैप्टर में पढ़ने वाला, ठीक है ना, इससे पहले उस सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो फिर इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में देखिए क्या क्या कवर करने वाले हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जो सनलाइट होता है येलो ही क्यों दिखाई देता है? एक्चुअल में येलो नहीं होता है, लेकिन आप दिन के टाइम में देखिएगा तो आपको येलो दिखाई देगा, ऐसा ही कुछ फील होगा। ठीक है ना। अच्छा, स्कूल का जो बस होता है, स्कूल बस होता है, वो भी येलो ही क्यों होता है? दूसरे कलर का क्यों नहीं होता है? ठीक है ना। जो बादल का जो कलर होता है, जो बादल का यानी कि जो क्लाउड का जो कलर होता है वो वाइट ही क्यों होता है? आसमान का कलर, जो स्काई का कलर है, ब्लू ही क्यों होता है? ठीक है ना। जब सूर्योदय होता है यानी जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, उस टाइम सन का कलर रेडिश ही क्यों दिखाई देता है भाई? इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में, खासकर इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है ना। उसके अलावा प्रिज्म के बारे में पूरा बताएंगे हम आपको। प्रिज्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो प्रिज्म का जो फिगर होता है उसको बनाएंगे, उसमें क्या क्या होता है सारी चीज़ों को बताएंगे। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट का डिस्पर्जन होने से क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे होता है। ठीक है ना। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, और एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो इससे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ने से पहले हमें क्या जाननी है भाई, प्रिज्म के बारे में समझना है। चलिए एक प्रिज्म बनाते हैं, यहाँ पर एक प्रिज्म बनाते हैं और इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है ना। डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है। क्योंकि डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर एक हम चलिए रे यहाँ से ले जाते हैं। ये क्या, यहाँ पर बाहर के मीडियम क्या होगा, रेयर मीडियम होगी, एयर है, और ये हो गया आपका ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म है तो बताइए इसका क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा कि रेयर मीडियम होगा? तो आप ऑब्वियसली कहिएगा कि डेंसर मीडियम है। ठीक है ना। तो यहाँ से एक रे हम ले जाते हैं। देखिए, अब बताइए ये हो गया रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट पास करता है तो क्या होता है, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होता है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल? ऑब्वियसली टुवार्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना, हो गया। अब बताइए क्या होगा, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हो जाएगा तो कुछ लाइट ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर लाइट बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा। दूर क्यों जाएगा भाई? क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रेंगल है, यहाँ पे एक्चुअल में प्रिज्म है, ट्रेंगुलर प्रिज्म है। तो इसके अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है। ठीक है ना। डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। ठीक है ना। अब देखिए ऐसा कुछ होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो रे, देखिए ये क्या हो गया, इस सबका नेम जो समझना आपको, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गया। ये जो रे एंटर करता है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। चलिए हम इसको बाहर लिखते हैं, इसको बाहर लिखते हैं। ठीक है ना। इस रे को हम कुछ बाहर निकाल कर लिखते हैं या नीचे लिखें, ताकि देखिए मेन मकसद है ताकि कोई ज़्यादा खराब ना दिखे। चलिए नीचे लिखते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रिफ्रैक्टेड हो गया, ये अंदर वाला जो रे रिफ्रैक्टेड है, और जो बाहर निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, इमर्जेंट रे। हो गया इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है ना। तो इन तीनों रे का नाम पता चल गया आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। और यहाँ पर देखिए एक एंगल बन रहा है, वाला एंगल,
ये वाला एंगल यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल आई। अब यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल आई का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई मतलब। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर इसको आर, इसके नाम देंगे आर, एंगल आर। एंगल आर का मतलब क्या होता है, ये हो गया एंगल आई, एंगल आर का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं बोलना है, रिफ्रैक्शन बोलना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, सॉरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ई से। और ई मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, बस, ठीक है ना। एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। यहाँ देखिए आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, सब क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर लिख दे रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म को। तो आपको क्लियर हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म क्लियर हुआ। तो देखिए यही मेन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक रे पास कराए हैं, यहाँ पर एक रे पास कराए हैं, कुछ ऐसे गया यहाँ से, फिर यहाँ पर नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हुआ है, फिर जब अंदर एंटर किया है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो यहाँ पर अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, यहाँ के एंगल का नाम बता दिए आपको, यहाँ के एंगल का नाम, यहाँ के एंगल का नाम। तो ये हो गया प्रिज्म से रिलेटेड बेसिक कुछ बातें हो गई, ठीक है ना, प्रिज्म से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हो गई। और रिफ्रैक्शन कैसे होता है, एक चीज़ और थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात है, आप खुद बताइए, ये रे कुछ ऐसे जा रहा था, ये जो रे था यहाँ पर देखिए कुछ रे ऐसे कुछ जा रहा था कि नहीं जा रहा था, ये कुछ रे देखिए, ये वाला इंसिडेंट रे कुछ ऐसे सीधे जा रहा था ना, लेकिन क्या हुआ, इस ग्लास के वजह से, यहाँ जो ग्लास प्रिज्म के प्रेजेंस की वजह से ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इतना बेंड हो गया, अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट कर गया। यही तो रिफ्रैक्शन, एक्चुअल पाथ से डिविएट कर देना यही रिफ्रैक्शन है। तो अगर इसको अगर हम लोग पीछे ले जाएं थोड़ा सा, इसको अगर डॉट डॉट करके पीछे मिलाएं इसको ले जाकर, तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि कुछ इतने एंगल से अपना रास्ता को डिविएट कर गया, इतने एंगल से इसको। अच्छा इसको देखिए, अब रिप्रेजेंट करने का मतलब यहाँ पर आप चाहें तो डेल्टा लिखिए, या ना मन करे तो ना लिखिए, क्योंकि इसको एक्चुअल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। यहाँ पर जो एंगल होता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, तो एक्चुअल में देखिए ये रे जा रहा था कुछ ऐसे, लेकिन यहाँ पर इस ग्लास प्रिज्म की वजह से कुछ रे नीचे की तरफ जाने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा, ठीक है ना। इतने एंगल से क्या हुआ, अपने रास्ता से डेविएट कर गया, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, कुछ डेल्टा से यहाँ पर लिख दे रहे हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ या डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जिस एंगल से जो रे क्या होता है, इंसिडेंट रे अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाता है। तो कुछ रे ऐसे जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे देखिए ऐसे जाने लगा, यानी इतने एंगल से अपना रास्ता भटक गया, डेविएट कर गया। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। बस यही है बेसिक, उसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो आपको पूरा उम्मीद है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ठीक है ना। तो एक बार बस एक ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए अब हमें क्या समझना है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए भाई व्हाइट लाइट होता क्या है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई लाइट अगर वाइट दिख रहा है तो आप बोलेंगे वाइट लाइट, नहीं है। कुछ इसको डिफाइन करने के लिए आप देखिएगा तो एनसीईआरटी में भी लाइन दिया हुआ है कि जो कोई भी लाइट जिसका स्पेक्ट्रम बिल्कुल सनलाइट के सिमिलर हो, द लाइट विच स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक सिमिलर टू सनलाइट स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। तो अभी स्पेक्ट्रम हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो समझने में, लेकिन चलिए पहले हम समझाते हैं, फिर उस पर और हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट, डिस्पर्जन क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझेंगे। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है। जब व्हाइट लाइट को, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड
थ्रू द प्रिज्म देन इट स्प्लिट इनटू 7 कलर, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। यानी कहने का मतलब एक प्रिज्म है, ठीक है ना, उस प्रिज्म से जब क्या हम एक सनलाइट को, किसी वाइट लाइट को, सनलाइट को जब पास कराएंगे तो 7 कलर में डेविएट हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। इसको आइए फिगर से हम समझते हैं। फिगर से यहाँ आप देखिए, एक प्रिज्म बना दिए हम, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर क्या हो गया, ट्रेंगुलर प्रिज्म हो गया। यहाँ से एक हम वाइट लाइट को पास कराते हैं, ये क्या हो गया, वाइट लाइट हो गया, वाइट लाइट हो गया, ठीक है ना, वाइट लाइट हो गया। उसके बाद आप जानते हैं, आप नॉर्मल आप ड्रॉ कीजिएगा, नॉर्मल अभी हम ड्रॉ करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, आपको पहले जिससे पहले बताए थे, आप नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है तो कुछ बेंड हो जाता है। तो यहाँ पर वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास कराइएगा तो 7 कलर में टूट जाता है, ऐसे 7 कलर में टूट जाता है, ठीक है ना, तो 7 कलर में टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर बाहर कुछ ऐसे निकलेगा, आपको ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। देखिए यही होता है एक्चुअल में डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। यानी जब किसी वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो 7 डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसी फेनोमेना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू प्रिज्म देन इट स्प्लिट अप इनटू इट्स कंपोनेंट कलर और इनटू 7 कलर, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ना तो आपको 7 कलर बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पर आपको 7 कलर बनता हुआ दिखता है। उसको नाम कैसे याद रखना, आप एक एक्रोनिम होता है, उसी से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर विबजियोर ऐसे होता है, VIBGYOR, विबजियोर, यानी कुछ एक्रोनिम होता है। यानी नीचे से आपको विबजियोर नीचे से बोलना, ऊपर से नहीं बोलना है। तो आपको यहाँ पर एक ऐसे बैंड दिखाई देगा, मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ बैंड बना कर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए देखिए VIB, विब GYO और एक बना दीजिए और यहाँ पर R। एक्चुअल में जब यहाँ पर स्प्लिट होता है ना तो आपको 7 कलर ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पर 7 कलर दिखाई देगा। ये यहाँ पर वायलेट होता है, V मतलब वायलेट लिख लीजिए, V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे एक बैंड दिखता हुआ है, पूरा एक बैंड आपको दिखेगा, 7 कलर का एक बैंड दिखेगा। इसी बैंड को जो यहाँ बैंड दिख रहा है, इसी बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। किसका स्पेक्ट्रम है भाई, वाइट लाइट का, इसलिए इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट या स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर 7 कलर में जो टूटता है, उसी जो बैंड दिखाई देता है, बैंड जो 7 कलर का, उसी को मैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहा जाता है। इस टूटने के फेनोमेना को ही डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहा जाता है। तो शायद आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। और आपको लर्न करना है, लेकिन नीचे से, आपको ऊपर से विबजियोर नहीं बोलना है, नीचे से बोलना है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि जब हम एक कलर के लाइट को हम पास कराएं 7 कलर में कैसे ब्रेक हुआ। देखिए जितने भी कलर का लाइट होता है ना, सबका अलग अलग वेव लेंथ होता है, सबका क्या होता है, अलग अलग वेव लेंथ होता है। जिसका वेव लेंथ ज़्यादा होता है वो कम डेविएट करता है, जिसका वेव लेंथ ज़्यादा होता है वो कम डेविएट करता है, और जिसका वेव लेंथ कम होगा वो ज़्यादा डेविएट करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो वायलेट कलर होता है ना, इसका वेव लेंथ बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यही डेविएट करता है। और जो रेड कलर होता है इसका वेव लेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए कम डेविएट करता है, ज़्यादा डेविएट करता है। और यही मेन इसका अगर हम लोग बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, इसका मेन टूटने का कारण रीज़न क्या है, ड्यू टू डिफरेंट वेव लेंथ। सबका अपना अलग अलग वेव लेंथ है, इसलिए अलग अलग रास्ते से जा रहा है, अलग अलग डेविएशन पर जा रहा है, इसलिए 7 कलर में ब्रेक हो गया। बस इसका वेव लेंथ अलग होता है, इसलिए ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। देखिए अब ये क्या हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय। लेकिन ये बताइए इस चीज़ को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, कैसे पता चला कि इस तरह के कुछ फेनोमेना भी होता है।
तो एक साइंटिस्ट थे सर आइजक न्यूटन, उन्होंने इस फेनोमेना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले। तो उन्होंने देख कुछ कैसे ऑब्जर्व किया था, इसको अभी हम इरेज करते हैं ताकि कुछ आपको इसमें कुछ और बताना है। इसको भिप जीरो इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसी को स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है। देखिए न्यूटन जो थे उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, यहाँ से व्हाइट लाइट पास कराए, 7 कलर में टूट गया। तो उन्होंने सोचा भाई क्यों ना एक यहाँ पर अगर हम एक ग्लास और अगर रख देंगे, यहाँ पर कोई एक और प्रिज्म अगर हम रख देंगे तो हो सकता है कि अगर एक कलर 7 कलर में टूट गया है तो 7 कलर उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है और डिफरेंट कलर में टूट जाए, उन्होंने ऐसा कुछ। लेकिन जब उनको देखे तो पता चला नहीं यार, तो पूरे के जितने कलर था एकदम डायरेक्ट पास कर गया, कोई ब्रेकेज नहीं हुआ। अब यहाँ पर बात तो सही है, जब एक कलर 7 कलर में टूट रहा है तो 7 कलर और डिफरेंट कलर में 49 के आसपास या और डिफरेंट कलर में टूटना चाहिए, लेकिन नहीं टूटा, बिल्कुल नहीं टूटा। जैसे 7 कलर था वैसे ही कुछ सेम पास कर गया। इस चीज़ को किसने ऑब्जर्व किया था, सर आइजक न्यूटन ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, ऐसे डायरेक्ट पास कर गया। फिर उन्होंने सोचा कि भाई कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, आखिर क्या किया जाए कि कुछ और इससे ऑब्जर्वेशन मिल सके। तो फिर उन्होंने देखिए क्या किया, इसको हटा दिए। अब सोचे कि चलो भाई इसको हम लोग इसको पलट कर रख देते हैं, इसको क्या करते हैं, पलट कर रख देते हैं, ठीक है ना। उसने इसी प्रिज्म को क्या किया, उन्होंने इन्वर्टेड कर दिया, कुछ ऐसे इन्वर्टेड कर दिया, उन्होंने इन्वर्टेड कर दिए ऐसे। उन्होंने सोचा कि भाई अगर सीधा हम प्रिज्म एक और इसके जस्ट आगे रख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो चलो इसको उल्टा करके देखते हैं क्या होता है। एक्सपेरिमेंट में तो यही होता है ना, लोग क्या करते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड अपनाते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तब ये कुछ ऐसे हुआ, यहाँ पर सभी रे जाकर यहाँ पर कुछ ऐसे मिल गया, और मिलने के बाद कुछ एक रे ऐसे निकल गया, कुछ ऐसे एक रे निकल गया, ठीक है ना, कुछ ऐसे रे निकल गया। तब उनको पता चला कि 7 ये जो वाइट लाइट है ना 7 कलर से बना हुआ है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन, इस टॉपिक को हम क्या नाम देंगे, इसको जो भी हम बताए हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। यानी देखिए जब एक कलर को उन्होंने पास कराया 7 में टूटा, फिर इसमें 7 को जब पास कराया इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रिज्म से, तो क्या हुआ, सभी कंबाइन करके और फिर एक रे निकला। ये कौन सा रे निकला, ये वाइट कलर का रे निकला, वाइट कलर का निकला, वाइट रे निकला, वाइट रे। अब इससे उनको एकदम इस बात पर विश्वास हो गया कि जो वाइट कलर होता है यानी वह जो वाइट रे होता है, ठीक है ना, यानी जो सनलाइट होता है 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बना हुआ है। इस बात पर उनको बिल्कुल भरोसा हो गया, बिल्कुल विश्वास हो गया। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। इन सारी चीज़ों किसने ऑब्जर्व किया था, सर आइजक न्यूटन ने किया था। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाई ग्लास प्रिज्म। तो इसका अब यूज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन, जब रेनबो फॉर्मेशन होता है इसका यूज कैसे होता है। तो एक बार देखिए इसको, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन। तो आपने लगभग आप सब जितने भी आप लोग हैं लगभग सब कोई कहीं ना कहीं रेनबो जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं आप लोग रेनबो देखे होंगे कि कुछ रेनबो कैसे बनता है। कुछ देखिए ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, कुछ ऐसे होता है कि नहीं होता है। देखिए ऐसे आपको दिख रहा होगा। चलिए और भी होता है, मतलब इतना ही हम बस समझाने के लिए बनाया है। कुछ ऐसा रेनबो होता है। तो रेनबो में आप क्या देखते हैं, आपको 7 कलर दिखाई देगा। क्या होगा, 7 डिफरेंट कलर दिखाई देगा आपको, 7 कलर डिफरेंट ऐसे 7 कलर दिखाई देगा इसमें। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन उससे पहले बताइए रेनबो क्या, अगर मान लीजिए बहुत धूप पड़ रही है, बहुत गर्मी है, तो क्या उस टाइम पर रेनबो देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। रेनबो तभी आपको दिखाई देगा जब क्या हो, थोड़ा समझिए कि रेनी सीजन हो। पहला कंडीशन रेनी सीजन होना चाहिए, रेनबो तभी दिखाई देगा। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप सन जो होना चाहिए आपके जस्ट पीछे होनी चाहिए। सन आपके पीछे होनी चाहिए, तभी आप आगे रेनबो देख सकते हैं। अगर सन आपके पीछे ना हो, सन आपके आगे हो, तो रेनबो आप नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए बहुत गर्मी के दिन है, बहुत धूप पड़ रहा है, उस टाइम पर अगर आप वाटरफॉल से या वाटर फाउंटेन से, किससे, वाटरफॉल या वाटर फाउंटेन से के थ्रू अगर आप देखिएगा ना, तो आपको क्या होगा,
रेनबो दिखाई देगा, तभी रेनबो दिखाई देगा। अच्छा एक चीज़ और, जब आप क्या कीजिएगा, कभी कभार आप गिलास में पानी ले लीजिएगा और उस पानी को ऐसे आप पीजिएगा और सन आपके जस्ट पीछे होना चाहिए, सन का होना चाहिए जस्ट पीछे होनी चाहिए। तो ग्लास में जब देखिएगा ना तो आपको जो 7 कलर दिखाई देगा। आपको एक बार जरूर इस चीज़ को ऑब्जर्व किए होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे किए होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। ग्लास में से पानी पीजिएगा, देखिए उसमें 7 कलर आपको स्प्लिट होते हुए दिखाई देगा, अगर सन आपके पीछे हो तो। इस चीज़ को जरूर एक बार करके आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए जब बारिश होता है ना, जब रेनी सीजन होता है उस समय क्या होता है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो तो आसमान में रहता ही है वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वही वाटर ड्रॉपलेट्स एक तरह के प्रिज्म का काम करता है। वाटर ड्रॉपलेट कैसे काम करता है भाई? प्रिज्म की तरह काम करता है। उसी वाटर ड्रॉपलेट से जब सनलाइट जब पास करता है तो डिफरेंट कलर में 7 कलर में स्प्लिट अप हो जाता है, टूट जाता है, और इस प्रकार रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक कोई वाटर ड्रॉपलेट है, क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है ना। ये हो गया आपका वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से कोई रे आया, यहाँ से मान लीजिए सनलाइट आया, यहाँ से क्या आया? सनलाइट आया, यहाँ से आया सनलाइट आया। अब बताइए सनलाइट जब यहाँ पर आएगा तो बाहर क्या है भाई? एयर है, रेयर मीडियम है, लेकिन अंदर क्या है? डेंसर मीडियम है, वाटर है। तो यहाँ से रेयर में डेंसर में पास करेगा तो कुछ मान लीजिए कुछ ऐसे पास करा दे रहे हैं हम, थोड़ा नॉर्मल टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा, नॉर्मल नहीं बना रहे हैं अभी हम, कुछ ऐसे पास जाएगा। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगा, और अभी हम आपको क्या बताएं, जो वाटर का ड्रॉपलेट होता है ना प्रिज्म की तरह काम करता है, तो ये भी 7 कलर में टूटेगा नहीं टूटेगा, तो ये भी क्या करेगा? कुछ ऐसे डिफरेंट कलर में टूट जाएगा, ऐसे कुछ डिफरेंट कलर में टूट जाएगा। अभी सब नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद टकराने के बाद कुछ ऐसे आएगा, सब क्या होगा? कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर बाहर निकल जाएगा कुछ ऐसे। और यही क्या होता है? सनलाइट आएगा, इस वाटर ड्रॉपलेट में पास करेगा, वाटर ड्रॉपलेट इट बिहेव लाइक प्रिज्म, ठीक है ना। प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें क्या होगा? सनलाइट डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब सरफेस पर पहुँचेगा तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर टोटल बाहर चला जाएगा। और एक बार यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो एक बार यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, एक बार यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं आप। और यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन। देखिए तो आपको एक ऐसा फेनोमेना है, और रेनबो फॉर्मेशन ऐसा फेनोमेना है जहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। देखिए एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, फिर जब अंदर एंटर करता है तो इस सरफेस पर पहुँचता है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर जब पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फिर जब वापस आता है इस सरफेस पर फिर रिफ्रैक्शन होता है, और जाकर इस प्रकार क्या होता है? रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ यही है इसका तरीका रेनबो का फॉर्मेशन का। तो आपको डायग्राम भी समझना है, सीखना है, और तो बस ऐसे समझाने के लिए बताए थे। कुछ रेनबो ऐसे दिखता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग का टॉपिक कवर हुआ रेनबो फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तो चलिए इसी को हम डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए द रिफ्रैक्शन विच इज कॉज्ड बाई एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर उसी के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होता है, कॉज होता है, उसी रिफ्रैक्शन को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है उससे क्या क्या होता है। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, ठीक है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। उसके अलावा भी बहुत सारा फेनोमेना होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी उससे पहले इसके पीछे के थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ना तो एयर डेंसिटी आपको कम दिखाई देगा, कम होगा, मतलब क्या एयर डेंसिटी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप बताइए कोई जो हवा यहाँ पर जो सरफेस पर जो एयर है अगर गर्म होता है तो गर्म होने कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। यानी ऊपर क्या गर्म हवा है, नीचे क्या है? ठंडी हवा है। तो बताइए जो एक गर्म हवा है एक ठंडी हवा, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और किसका कम होगा? यानी जो गर्म हवा है ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जो नीचे होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो डेंसर मीडियम होगा, वो ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है। और यानी कहने का मतलब नीचे डेंसर मीडियम होगा, ऊपर रेयर मीडियम होगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में
रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम का जो कंडीशन है वो चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, चेंज होते रहता है। मान लीजिए अभी यहाँ पर इस एरिया में सपोज गर्म हवा है, अब इधर से एयर आएगा, दूसरा कोई एयर आएगा बहता हुआ एयर, इसको बहाकर कहीं और लेके चला जाएगा, तो यहाँ का जो गर्म हवा था वो खत्म हो गया। यहाँ हो सकता है ठंडा हवा आ जाए, ठंडा हवा था कोई हवा है उसको बहाकर चला गया, फिर गर्म हवा आ जाएगा। यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट का जो कंडीशन होता है वो चेंज होते रहता है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते रहता है। जब उसका कंडीशन चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो कभी रेयरर मीडियम होगा, कभी डेंसर मीडियम होगा। तो ऐसे ही ये फ्लक्चुएट करते रहता है, कहाँ आसमान में ऐसा कुछ होते रहता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो तारा चमकता है, जो आसमान में तारा चमकता है। क्यों भाई तारा चमकता क्यों है, आपको क्यों चमकते हुए तारा दिखता है, जबकि जो प्लानेट होता है वो तो नहीं चमकता है। Why twinkling of stars is only can be observed, but twinkling of planets cannot be observed. Why? What are the reason behind this? तो इसको चलिए समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में। इसको हटाते हैं अभी। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए हम ये अर्थ बना रहे हैं, ये क्या हो गया अर्थ, ये क्या हो गया आपका अर्थ हो गया, ठीक है ना, अर्थ है। इसके चारों तरफ हम क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एटमॉस्फेयर। ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हो गया, ये हो गया अर्थ, ये हो गया एटमॉस्फेयर, दोनों हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टार है, यहाँ पर क्या है, कोई स्टार है, सपोज डेट क्या है, कोई स्टार है, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, सपोज डेट यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है। मान लीजिए यहाँ पर आप अर्थ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर कोई स्टार है, यहाँ कोई तारा है, उसको आप देख रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक रे निकलेगा, ऐसे एक रे निकलेगा, रे निकलेगा यहाँ पर पहुँचेगा। और आप जानते हैं कि जब एटमॉस्फेयर में जब एंटर करेगा तो क्या रेयरर मीडियम है और इसके अंदर डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे यहाँ पर नॉर्मल बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करेगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल के टुवार्ड बेंड कर जाएगा, यानी थोड़ा सा नॉर्मल टुवार्ड्स बेंड हो जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, थोड़ा पीछे ले जाइए, इसको क्या कीजिए आप पीछे ले जाइए आप। तो कुछ स्टार आपको लगेगा कि स्टार यहाँ पर है, एक्चुअल में स्टार तो है था यहाँ पर, लेकिन इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को जैसे स्टार का पोजीशन थोड़ा रेज दिखता है, रेज मतलब थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो यहाँ से रे निकला। अब एक्चुअल में हम तो ये सीधे बनाए, लेकिन एक्चुअल में सीधे आता नहीं है, कुछ ऐसे मान लीजिए यहाँ पर स्टार है ना, तो यहाँ से कुछ ऐसे 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 होकर आपके आँखों तक, यहाँ पर आपके आँखों तक पहुँचता है रे, ठीक है ना, आपकी आँखों तक ऐसे पहुँचता है, ऐसे दिग जैग करके पहुँचता है, कुछ रे ऐसे पहुँचता है। तो जब यहाँ तक पहुँचेगा तो नॉर्मल के टुवार्ड बेंड हो जाएगा, तो उसको आपको पीछे ले जाना है, क्या करना है, पीछे एक्सटेंड करना, और जहाँ पर रे जाएगा वहीं लगेगा आपको कि यहीं से अपीयर होगा, क्या होगा, अपीयर होगा कि यहाँ से आपको क्या है स्टार, तो यहाँ पर स्टार है, कुछ ऐसा आपको फील होगा। लेकिन देखिए, लेकिन रियल में तो यहाँ पर है, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं रियल पोजीशन, रियल पोजीशन ऑफ द स्टार, क्योंकि यहाँ पर रियल में है। इसको बोलते हैं अपरेंट पोजीशन, ये हो गया रियल पोजीशन, ये हो गया अपरेंट पोजीशन। तो क्लियर हुआ आपको, रियल पोजीशन अपरेंट पोजीशन, यानी जहाँ पर सच में होता है वहाँ पर उसको रियल पोजीशन बोलते हैं। चलिए क्लियर हुआ आपको। तो उसके बाद क्या होता है ना कि ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कभी स्टार आपको ज़्यादा ब्राइटर दिखेगा, कभी फेंटर दिखेगा, यानी क्या, कभी ज़्यादा चमकीला होगा, कभी थोड़ा कम चमकेगा, कभी ज़्यादा चमकेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, यही तो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो यही होता है। तो यहाँ के मान लीजिए एयर का डेंसिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है। एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, चेंज होते रहता है। उसी चेंज की वजह से ये कभी स्टार आपको कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी ऊपर दिखेगा। इसके अलावा कभी ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, कभी फेंटर दिखेगा, यानी कभी ज़्यादा चमकेगा, कभी कम चमकेगा। इसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। तो और यही सब रीजन है जिसकी वजह से तारा चमकता है आसमान में। अच्छा, और बताइए प्लानेट क्यों नहीं चमकता है भाई, तारा ही क्यों चमकता है? तो स्टार को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सोर्स, स्टार इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सोर्स। लेकिन जो प्लानेट होता है ना उसको एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, प्लानेट को एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, जबकि स्टार को पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लानेट है, यहाँ पर कोई प्लानेट है, यहाँ क्या है, कोई प्लानेट है। तो प्लानेट क्या है, अगर हम प्लानेट को अगर पॉइंट मानकर, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि प्लानेट क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है, ठीक है ना। मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट से मिलकर बना है, कि कौन सा प्लानेट क्या है, प्लानेट है।
प्लानेट है, ठीक है ना, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर बना ऐसा कुछ। अब देखिए यहाँ से भी एक रे निकल कर आएगा, यहाँ से एक रे निकल कर आएगा, फिर यहाँ पर नॉर्मल होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल टुवार्ड बेंड होगा, फिर इससे भी एक रे निकल कर आएगा, इससे रे, सबसे एक एक रे निकल कर आएगा, सबसे क्या होगा, रे निकल कर आएंगे। यहाँ पर एक्चुअल में रे ना होकर बीम ऑफ लाइट आएगा। बीम ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो पूरा यहाँ पर बहुत सारा रे निकल कर आएगा। अब सब रे एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक रे निकलता वो दिखेगा, इसलिए आपको कैंसिल आउट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से बहुत सारा रे निकलेगा। अब बहुत सारा रे निकलेगा और आपके आँख पर जब पड़ेगा ना, तो उसका सबका जो इफेक्ट होगा वो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगा, नुलिफाई कर देगा, ठीक है ना। इसलिए एक्चुअल में आपको मतलब ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देगा। तो यही कंसेप्ट, प्लानेट के पीछे यही कंसेप्ट था। अब अगला टॉपिक हम लोग क्या है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए एक बार, देखिए अब हम समझना है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का, उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसके लिए भी हम एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अर्थ बना रहे हैं। क्या हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ, ठीक है ना। और यहाँ पर बना रहे हैं आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये हो गया एटमॉस्फेयर। तो एक अर्थ बना दिए, एक एटमॉस्फेयर बना दिए, ठीक है ना। आपको इसका मतलब क्या समझते हैं, एडवांस सनराइज का मतलब क्या हुआ और डिलेड सनसेट का। देखिए जब सन क्या होता है, जब सन उगता है ना, सनराइज मतलब क्या, सन का उगना। जब सूर्योदय होता है तो जो हॉरिजन होता है ना, हॉरिजन से जब सन नीचे रहता है तो 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है। अभी सनराइज होता ही नहीं है, अभी सूरज अभी उगता ही नहीं है, लेकिन उससे 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है। इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। अच्छा, उसके बाद जब सन डूब जाता है, जब सनसेट हो जाता है, उसके बाद भी 2 मिनट तक हमें सन दिखाई देता है। इसको बोलते हैं डिलेड सनसेट, ठीक है ना। उसी को समझना है। तो एक्चुअल में होता क्या, अच्छा एक और हम वर्ड यूज किए थे, हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब क्या होता है, आप क्या कीजिएगा, कभी एकदम खुला हुआ, एकदम जो खुली हुई क्षेत्र होगा ना, एकदम जो एरिया होगा, आप किसी फील्ड में चले जाइएगा। उस फील्ड में जब आप जाइएगा ना, तो वहाँ पर देखिएगा, आपको लगेगा बहुत दूर तक देखिएगा, तो आपको लगेगा कि एक ऐसा जगह दिखेगा जहाँ पर आसमान और अर्थ ऐसे मिलते हुए दिखाई देगा। जब आसमान और अर्थ मिलते हुए दिखाई देता, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हॉरिजन, हिंदी में बोलते हैं क्षितिज। द पॉइंट वेयर अर्थ एंड स्काई अपीयर्स टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड हॉरिजन, और हिंदी में उसको बोलते हैं क्षितिज। तो यहाँ पर वही हम यहाँ पर कुछ बना रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए हो गया हॉरिजन, ये क्या बना दिए, हॉरिजन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, ठीक है ना, सन है। और एक्चुअल में किस टाइम का हम लोग बात, अभी हम लोग एडवांस सनराइज के बारे में आपको बता रहे हैं। किसके बारे में, एडवांस सनराइज के बारे में। तो यहाँ से, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो ये होगा क्या, यहाँ से एक रे निकलेगा कुछ, यहाँ से सन से कुछ इस रे निकलेगा, ऐसे एक रे निकलेगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिएगा तो जो सन से जो रे आया है वो यहाँ से किसके नॉर्मल टुवार्ड बेंड होगा ना, नॉर्मल के क्या होगा, टुवार्ड्स बेंड हो जाएगा, नॉर्मल के टुवार्ड बेंड। तो एक्चुअल में आपको सन कुछ ऐसे दिखाई देगा, लगेगा कि सन यहाँ पर है, लगेगा कि सन यहाँ पर है। एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में सन कहाँ है, यहाँ पर है, हॉरिजन के नीचे होता है। ये किसका कौन सा कंडीशन बता रहे हैं, सनराइज। सनराइज के टाइम पर क्या होता है वो बता रहे हैं। ये हो गया हॉरिजन, उस हॉरिजन से सन नीचे है, लेकिन इसे रे निकलेगा, रे निकल कर आपकी आंखों पर जाएगा। तो जब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जब एंटर करेगा तो होगा क्या, इसका रिफ्रैक्शन होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। तो ये नॉर्मल टुवार्ड्स बेंड हो जाएगा, नॉर्मल टुवार्ड्स बेंड होगा। उसको क्या करना है, आपको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। तो लगेगा कि रे आ रहा है यहाँ से, लेकिन लगेगा यहाँ से, तो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। सन क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, और 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। अब यहाँ पर आइए सनसेट के बारे में। यहाँ पर मान लीजिए सन है, ये हो गया आपका हॉरिजन हो गया, ये हो गया हॉरिजन, ये हो गया हॉरिजन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, सन है, यहाँ पर सन है, ठीक है ना। तो सन से एक रे निकलेगा,
यहाँ पे एक रे निकलेगा ऐसे कुछ, तो यहाँ पर क्या कीजिए आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल। तो नॉर्मल कुछ नॉर्मल किट क्या होगा, टुवार्ड्स बेंड हो जाएगा। तो रे देखिए आ रहा है एकदम सन की तरफ से ऐसे, लेकिन आपको पीछे इसको एक्सटेंड करना है एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल इसको पीछे एक्सटेंड करना है। तो आपको कुछ लगे कि सन आपको रे यहाँ से आ रहा है, रे आ रहा है यहाँ से, लेकिन आपको लगे कि रे आ रहा है ऊपर से। तो आपको जब सन डूब जाएगा ना, यानी सन जब सनसेट हो जाएगा उसके 2 मिनट बाद तक आपको सन दिखाई देगा। एक किसका कंडीशन है, सनसेट का, सनसेट का यानी डिलेड सनसेट का कंडीशन हम बनाए हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का कंडीशन हो गया। तो ये क्लियर हुआ आपको टॉपिक। अब चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आइए स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझते हैं हम लोग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए जब क्या होता है, जब लाइट का रे जब किसी पार्टिकल से क्या होता है, जब टकराता है तब क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में टूट जाता है, स्कैटर कर देता है। इसी फिनोमेना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट और व्हेन सनलाइट strike with any atmospheric particles, then it get scattered into different direction. This phenomena is called scattering of light। ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक रे आ रहा है, एक क्या आया, एक रे आया, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई एक पार्टिकल्स है। अब इस रे क्या करेगा, इस पार्टिकल से टकराएगा, इस पार्टिकल से टकराएगा और उसके बाद इस डिफरेंट डायरेक्शन में टूट जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसा इधर इधर ऐसे ऐसे ऐसे। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी जब कोई रे आता है और रे क्या होता है, जब किसी पार्टिकल से टकराता है तो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर जाता है, फैल जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और यही मेन रीजन है। इसी रीजन को जैसे बहुत सारा आपको दिखेगा, मतलब जैसे आसमान का कलर जैसे ब्लू क्यों होता है, इसमें इसका मेन रोल है उसमें, और भी बहुत सारा रीजन है, तो हम लोग समझेंगे सबको, ठीक है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया। तो इसको डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं कि व्हेन लाइट रे या और व्हेन एनी लाइट स्ट्राइक विथ एनी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल देन इट्स पाथ गेट स्कैटर्ड इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया। अब देखिए इसमें कुछ और समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए स्कैटरिंग कौन लाइट है जिसका स्कैटरिंग हो पाता है, सभी लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा रीज़न है कि मान लीजिए कोई लाइट रे अगर किसी पार्टिकल से टकरा रहा है, ठीक है ना, टकरा रहा है, तो लाइट रे का क्या होता है, अपना कुछ वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। हर लाइट जो रे होता है ना, जो लाइट का जो अलग अलग जो कलर होता है ना, मान लीजिए जैसे सनलाइट हो गया, उसमें 7 कलर होता है, 7 कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो अगर किसी पार्टिकल्स का वेवलेंथ, देखिए ना, किसी पार्टिकल का अगर वेवलेंथ जो लाइट का जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ से अगर कम हो, छोटा हो, तभी वो स्कैटर कर पाएगा, ठीक है ना, तभी स्कैटर कर पाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक पार्टिकल है सपोर्टेड, इसका वेवलेंथ कम है, बहुत कम है, तो इससे कोई पार्टिकल्स आएगा और क्या करेगा, टकराएगा और उसको स्कैटर कर देगा, वो स्कैटर कर जाएगा, स्कैटर कर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जब आसमान में क्या होता है कि आसमान जो है ऊपर, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा क्या है, जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो उनका क्या वेवलेंथ है, तो वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, इनका वेवलेंथ कम होगा। और वेवलेंथ कम होता है ना, तो जिस कलर का वेवलेंथ कम होता है उसी कलर को स्कैटर कर पाते हैं। हम आपको बताए थे वायलेट, ब्लू, इंडिगो, इन सब का जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है, वेवलेंथ का बहुत कम होता है। तो ये स्कैटर कर जाते हैं, किसके थ्रू स्कैटर कर जाते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं उन्हीं से स्कैटर कर जाते हैं। जबकि जो रेड लाइट होता है ना, उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो स्कैटर नहीं हो पाता, आराम से वो निकल जाता है, आराम से निकल जाता है। तो सुबह में आप देखे होंगे, सुबह में और शाम को जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, उस टाइम आपको सन का कलर जो होता है रेड दिखाई देगा,
रेड दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब सनलाइट से क्या होता है, आपको सनलाइट आ रहा है, सन से क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट में क्या 7 कलर है। 7 कलर में आप जानते हैं क्या होता है, विबजियोर, विबजियोर, ठीक है ना, विबजियोर। तो ये जो एक कलर है ना, इसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है, और इसका वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसका होता है, सबसे ज़्यादा इसका जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का सबसे ज़्यादा होता है। और जो वायलेट होता है, खासकर वायलेट का, इंडिगो का, ब्लू का, इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो ये जो लाइट है ना, ये क्या होता है ना, जो आसमान में जो मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उनका वेवलेंथ कम है। जब छोटे हैं तो पार्टिकल छोटे हैं तो वेवलेंथ कम होगा, तो उनसे टकराकर बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इसी की वजह से आसमान का कलर ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन जो रेड कलर होता है ना, उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल से अपना रास्ता वो नहीं भटकता है, वो क्या होता है, वो सीधे निकल जाता है, वो निकल जाता है। तो इसलिए आप देखिएगा सुबह में और शाम को तो आपको सन का कलर रेड दिखाई देगा, क्योंकि सन क्या होता है, पूरे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करते हुए आता है, कुछ ऐसे। यहाँ पर हम आपको एक स्ट्रक्चर फिगर बनाकर दिखा रहे हैं उसको कि क्या होता है सुबह शाम को। ये मान लीजिए अर्थ हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ, और इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर। और ये मान लीजिए हो गया कोई हॉरिजॉन, मान लीजिए यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, ये हो गया मॉर्निंग का कंडीशन, यहाँ पर भी सन है, ठीक है ना, ये हो गया हॉरिजॉन, ये हो गया इवनिंग का कंडीशन। एक बार सन यहाँ भी तो आता है कि नहीं आता है, जब दोपहर में देखिएगा सन आपके ऊपर भी रहता है। तो बताइए, आप खुद सोचिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई भी आदमी, एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना। तो इस आदमी से बताइए सन का डिस्टेंस ये ज़्यादा दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा डिस्टेंस है, और ये क्या है, कम है, ये भी ज़्यादा है। तो यहाँ से सनलाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, जब सनलाइट पहुँचता है ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इसी वजह से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर का, वायलेट कलर का, जो इंडिगो कलर का होता है ना, वो क्या होता है, स्कैटर कर देता है, फैल जाता है, बिखर जाता है आसमान में। जबकि रेड कलर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आराम से ट्रेवल करके जा जाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और स्कैटर नहीं हो पाता है। और जब ऊपर पहुँचता है, जब सन यहाँ पहुँचेगा, तो देखिए बहुत कम डिस्टेंस कवर करना है, तो लगभग जो वायलेट, ब्लू, ग्रीन जो भी कलर होता है, रेड वगैरह, सब आराम से आ जाता है, सब बहुत आराम से ईजिली आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं करना है, जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना है तो कोई ज़्यादा स्कैटर भी नहीं होगा, कोई कम भी स्कैटर नहीं होगा, नॉर्मल होगा यहाँ पर। इसलिए सन का कलर आपको रेड वगैरह नहीं दिखाई देगा। जब सन सेट होगा, जब शाम का समय होगा, तो फिर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा। उस समय जो कम वेवलेंथ वाला होगा वो स्कैटर कर जाएगा, और जो ज़्यादा वेवलेंथ होगा, जो रेड कलर होगा, वो पूरा यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए रेड दिखाई देगा आपको। अच्छा, जो धूप का जो कलर होता है, एक्चुअल में आप देखिएगा तो थोड़ा सा आपको येलो दिखाई देगा। धूप का जो कलर होता है येलो दिखाई देता है ऐसा क्यों? देखिए विबजियोर अभी हम बताए थे, विबजियोर एक्चुअल में क्या होता है ना, देखिए ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये क्या होता है, स्कैटर कर जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जब कलर, ये जब इतना कलर मिलता है ना, ये कलर तो लगभग येलो ही बनाता है, ये सब मिलकर येलो ही बनाता है। तो दोपहर के समय या आप 10-11 बजे के आसपास जब देखिएगा ना, तो आपको जो सन का कलर हो गया या धूप का जो कलर होगा, आपको थोड़ा सा येलो कलर दिखाई। क्यों? क्योंकि देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू तो बिखर जाता है, स्कैटर कर जाता है हमेशा, ठीक है ना। लेकिन ये जब कलर होता है ना, ये उतना स्कैटर नहीं कर पाता है, इसका वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सब मिलकर क्या लगभग येलो दिखाई दे, सबको मिक्स कीजिएगा तो लगभग आपको येलो कलर बनता हुआ दिखेगा, इसलिए धूप का कलर आपको येलो होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा इंडिगो का होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा ब्लू कलर का होता है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटर होना चाहिए वायलेट। तो हमारे जो आसमान कलर वायलेट दिखाई देना चाहिए, लेकिन ब्लू क्यों दिखाई देता है? ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो आना चाहिए दिमाग में। इसका देखिए रीज़न क्या है, वायलेट जो होता है ना, उसका अमाउंट बहुत कम होता है। स्कैटर होता है बिल्कुल, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत कम होता है, इसलिए वो मतलब अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता है। अच्छा, एक वैसे इंडिगो और वायलेट दोनों का कलर बहुत कम होता है, ठीक है ना, बहुत अमाउंट कम होता है। इसके अलावा एक और रीज़न है, हमारा जो आँख है ना, इस कलर के प्रति मतलब इतना सेंसिटिव नहीं होता है। इस कलर को हमारा जो आँख है उतना अच्छे से देख नहीं पाता है, उतना अच्छे से सेंसिटिव नहीं होता है। कहने का मतलब है
तो इसलिए आपको नहीं दिखाई देता है। जो वायलेट इंडिगो वगैरह होता है ना, वो उतना सेंसिटिव नहीं होता आंखों के लिए, इसलिए वो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, और ब्लू ही आसमान कलर ब्लू दिखाई देता है। तो ये तो हो गया, चलिए मेन पॉइंट। तो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। जो स्कूल बस का जो कलर होता है येलो ही क्यों होता है? देखिए, इसका मेन रीज़न है स्कूल कलर, जो स्कूल बस का जो कलर होता है येलो होने का जो रीज़न है वो है, येलो कलर जो है ना हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हमारा जो आँख होता है येलो कलर को जल्दी अट्रैक्ट करता है, जल्दी उसको पहचानता है, ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है जो येलो कलर होता है। तो स्कूल क्या होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, ज़्यादा लोगों की आंखों के सेंसिटिव हो सके। अगर बारिश होगा तभी रेड कलर येलो कलर को देखा जा सकता है। अगर समझिए कुआ वगैरह होगा, अगर मिस्ट वगैरह होगा, तभी येलो कलर आराम से हमारा जो आंख येलो कलर को सेंस कर लेगा, सेंसिटिव होता है, अट्रैक्ट करता है। यही सब रीज़न है येलो कलर से बस को पेंट किया जाता है, खासकर स्कूल वाले बस को पेंट किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और बात जो आप देखिएगा, अलग अलग जगहों पर आप जाइएगा तो देखिए जो इतने डेंजर साइन होता है ना, रेड कलर का क्यों होता है? मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन हो या कहीं भी हो, जो डेंजर का जो साइन होता है रेड से ही होता है, दूसरे कलर से क्यों नहीं होता है? इसका एक रीज़न ये भी है कि जो रेड कलर होता है ना वो दूर से दिखाई देता है। रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो बिना स्कैटर हुए ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। इसलिए अगर बारिश हो रहा हो, अगर मान लीजिए अगर कुआ वगैरह हो, फॉग हो, तभी रेड कलर को हमारा जो आँख है दूर से उसको देख लेगा, बहुत दूर से उसको देख लेगा, ठीक है ना। डेंजर जो साइन सिग्नल होता है उसको इसलिए रेड बनाया जाता है। उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर कर पाता है और अच्छे से दिखाई दे पाता है, ठीक है ना। चलिए आपको क्लियर हो गया। उसके अलावा एक बात और, जो बादल का जो कलर होता है, जो आप आसमान में जो बादल देखते हैं, क्लाउड देखते हैं, उसका कलर वाइट ही क्यों होता है, रेड क्यों नहीं होता है? ज़रूर सोचेंगे भाई बादल का कलर वाइट ही क्यों होता है। देखिए इसके पीछे एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई चीज़ रखा हुआ है, कोई चीज़ रेड रखा हुआ है, ब्लू रखा हुआ है, ग्रीन रखा हुआ है, तो आपको वो चीज़ ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, रेड क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए कोई चीज़ ब्लू इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर सनलाइट पड़ रहा है, और सनलाइट पड़ता है ना तो वो ऑब्जेक्ट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, आपके आंखों में जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है उसी कलर को हम लोग देख पाते हैं, और उसी कलर एज वही कलर वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई चीज़ ब्लैक है, तो जब उस पर सनलाइट पड़ा तो इसका मतलब वो किसी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं किया, सभी कलर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए वो चीज़ ब्लैक दिख रहा है। कोई चीज़ वाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि जब उस पर सनलाइट पड़ा, सनलाइट के जितने भी रे होता है ना, सबको सातों कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब बताइए सातों कलर को रिफ्लेक्ट किया जाए तो सबको मिक्स होने के बाद क्या बनेगा? वाइट कलर बनेगा, इसलिए वाइट दिखता है। कोई चीज़ ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो सन के सभी रे को ऑब्जर्व कर लिया, सिर्फ ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ब्लू दिखाई दे रहा है। वैसे ही जब बादल के ऊपर जब सनलाइट पड़ता है तो क्या होता है, बादल क्या करता है, सनलाइट के जितने रे जो पड़ता है ना, सभी कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए कैसा दिखाई देता है बादल? वाइट कलर का दिखाई देता है, क्योंकि सभी रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। अच्छा ये भी आप सुने होंगे या पढ़े होंगे ज़रूर कि गर्मी के दिन में वाइट शर्ट पहनना चाहिए, वाइट कपड़ा पहनना चाहिए गर्मी के दिन में, और ठंडा के जब दिन आता है विंटर सीजन, उसमें ब्लैक कपड़ा पहनना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक जो शर्ट होता है, ब्लैक जो क्लॉथ्स होता है, जो कपड़ा होता है ना, उस सन लाइट जो निकलता है ना, सभी को अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सबको ऑब्जर्व कर लेता है और उस हीट को हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। इसलिए हमारे बॉडी का क्या होता है, गर्मी बढ़ जाता है, हमारे बॉडी में गर्मी बढ़ता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अगर आप गर्मी के दिन है, अब ब्लैक शर्ट पहनकर धूप में निकल जाइए, आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगा, ठीक है ना। अच्छा वाइट शर्ट से क्या फ़ायदा होता है, इसलिए ठंडी के दिन में खासकर ब्लैक शर्ट पहनना चाहिए कि अगर धूप उस पर पड़े तो धूप को ऑब्जर्व करके हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर सके और हमें थोड़ा गर्मी मिल सके। लेकिन गर्मी के दिन में वाइट शर्ट हम लोग पहनते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वाइट कपड़े पर जब सनलाइट पड़ता है ना, तो सनलाइट जितने भी रे होता है, जो साफ कलर होता है, सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, किसी को ऑब्जर्व भी नहीं करता है, सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, मैक्सिमम रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। और जब बताइए रे आया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो हमारे बॉडी में हीट क्या होगा, कम ट्रांसफ़र होगा। जब हीट कम ट्रांसफ़र होगा तो हमें गर्मी कम लगेगी, इसलिए गर्मी के दिनों में वाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। या जो रंगीन कपड़ा है या जो ब्लैक कपड़ा है वो खासकर
ठंडी के दिनों पहननी चाहिए। तो ये था पूरा मेन कॉन्सेप्ट था इसमें कि जो भी हम लोग जो थोड़ा सा पार्ट छूटा हुआ था इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा एक और लेक्चर आएगा, इसी चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर आएगा, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, यानी द ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है CBSE में, उन सारी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, इस लेक्चर को और इससे पहले जो 2 लेक्चर था उसको अच्छे से ध्यान से देखना है, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए, इस चैप्टर पर पकड़ बन जाए आपका, ठीक है ना। जब पकड़ बन जाएगा तब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा लगेगा और क्वेश्चन समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो आप इससे एक लेक्चर को देखिए, अगर एक बार में समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं आया दोबारा देखिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, माइंड में हर कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जो भी आप अपने आसपास देखते हैं सारी चीज़ों को ऐसा क्यों होता है, इन सारी फिनोमेना के पीछे रीजन क्या है, कैसे होता है सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो बस ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए थैंक यू, यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं।